नमस्ते स्टूडेंट्स। फाइनली आज थर्ड और लास्ट पार्ट चैप्टर 7 का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। लास्ट लेक्चर में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड सब डिटेल में देखा था। आज हम इसका थर्ड एंड लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अब स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बेटा ह्यूमंस और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम पूरी होती है, बट प्लांट्स लेक नर्वस सिस्टम। तो वो नर्वस सिस्टम की जगह पे वो फिर नर्वस सिस्टम नहीं होगी तो कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे? तो प्लांट्स डू नॉट हैव nervous system or muscle tissue like animals. However, they still show movement and response. आप देखोगे तो सनफ्लावर है वो पूरा सन की तरफ मूवमेंट करता है। सारे प्लांट्स का ग्रोथ ऊपर ही होता है, रूट सारे नीचे ही ग्रो होते हैं, तो ये सारे क्या है, रिस्पॉन्स दे रहे हैं ना। ओके, दे यूज केमिकल मीन्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर। अब देखो नर्वस सिस्टम मेनली डील्स विद इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल नर्वस सिस्टम ही नहीं है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो होगा ही नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है फिर प्लांट्स में कौन सा मेथड होगा, केमिकल मीन्स। The movements of plant are broadly classified into two main types. प्लांट्स की जो मूवमेंट होती है ना, देखो एक बात समझो, प्लांट्स मूवमेंट करते हैं बट हमारी तरह नहीं होता है कि भाई हम एक जगह से खड़े होकर दूसरी जगह चले गए, वैसी मूवमेंट उनमें नहीं दिखती है। उनकी मूवमेंट काफी स्लो होती है। अब उसमें दो टाइप की मूवमेंट होती है। सबसे पहला तो इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब देखो स्टिमुलस के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि जैसे हमारी बात करें तो हमें सामने से लाइट आएगी तो हम आंख बंद कर देंगे। ओके, कुछ लगेगा तो हाथ उठा लेंगे, वो स्टिमुलस है। जो रिस्पॉन्स मिलता है उसको स्टिमुलस। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी ग्रोथ, इसमें ग्रोथ नहीं होती है। क्या होता है, द प्लांट्स रादर मूव्स इट्स लीव्स इन रिस्पॉन्स टू टच। लीव्स को मूव कर देंगे, टच करोगे तो मूव करेंगे। बहुत सारे प्लांट्स आपने देखे होंगे मूवीज में या हिस्ट्री चैनल, हिस्ट्री नहीं, नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी में, तो वो वैसे खुले रहता है फ्लावर। जैसे ही कोई इंसेक्ट उसके अंदर आता है वो बंद कर देता है। व्हाट इज दिस मूवमेंट? मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू टच। सेंसिटिव प्लांट्स गिव इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। बेस्ट एग्जांपल, टच मी नॉट प्लांट। किसी ने देखा है? उसकी लीव्स जो खुली होती है, मैं दिखाऊंगा इसके बाद वो फिगर। लीव्स पूरी खुली होती है, जैसे ही टच करेंगे वो बंद कर देंगे। टच मी नॉट इसलिए उसका नाम, और एग्जैक्ट उसका नाम है मीमोसा प्यूदिका। मीमोसा प्यूदिका उसका साइंटिफिक नेम। Movement of part of plant occurs at a point different from the point of touch. ये सबसे important part है। जहाँ पे टच किया उसकी जगह से बहुत अलग जगह पे उसकी मूवमेंट होती है। क्यों? बिकॉज ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसमें नहीं होते, केमिकल सिग्नल होते हैं, और केमिकल सिग्नल को ट्रैवल करने में काफी टाइम लगता है। तो जहाँ पे टच किया, मान लो यहाँ पे टच किया तो यहाँ पे मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट यहाँ पे होगा। उसके साथ साथ पूरे बॉडी का भी, पूरे पार्ट का मूवमेंट होगा। Plants communicate the information that a touch has occurred. This is done in the following manner. सबसे पहला प्लांट कैसे कम्युनिकेट करेगा, भाई वहां पे किसी ने टच किया, किसी ने टच किया है, ऐसे जाएगा तो वो तब तक वो क्या करेगा, वहां पे मूवमेंट करेगा। प्लांट्स यूज इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स टू कन्वे द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। अब बोलो सर अभी इलेक्ट्रो आपने तो मना बोला, इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं होते तो इलेक्ट्रोकेमिकल कैसे होता है? देखो सबसे पहली बात तो केमिकल सिग्नल मेन होता है। बहुत सारे उसके अंदर प्लांट्स के अंदर सेल्स होते हैं जिसमें थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है, नॉट लाइक नर्वस सिस्टम, थोड़ी बहुत। सर वो कौन से सेल्स होते हैं वो आप हायर स्टैंड में पढ़ने, हमारे यहाँ पे नहीं है। तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब क्या होता है कि किसी के कारण तो केमिकल सिग्नल जनरेट होगा, इसलिए उनको नाम दिया इलेक्ट्रोकेमिकल। However, there are no specialized tissue for the conduction of information. Plants use electrochemical means to convey the information from cell to cell. एक जगह से दूसरी जगह पे, एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाने के लिए वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल यूज करते हैं। बट उनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता है इंफॉर्मेशन पास करने के लिए, जैसे हमारे अंदर नर्वस टिश्यूज होते हैं वैसे नहीं होता। दूसरा मेथड है, प्लांट सेल्स चेंज द शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट्स ऑफ वाटर इन देम। पानी अंदर डालेगा तो वो फूल जाएगा, पानी खींच लेगा तो वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। दिस हैपेंस ड्यू टू स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग ऑफ द सेल। देखो दिस हैपेंस ड्यू टू द स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग ऑफ द सेल। प्लीज लिख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आगे बढ़ते हैं।
लिख लिया? ओके, देखो दिस इज व्हाट मिमोसा पुदिका प्लांट इज। ये उसका डायग्राम है और ये रियल का प्लांट है। पहले ऐसा सेंसिटिव प्लांट है वो खुला होता है, जैसे ही आपने टच किया तो उसके आसपास देखो सब यहाँ से फोल्ड होना स्टार्ट हो गए। पहले यहाँ से फोल्ड होता है, यहाँ तक फोल्ड होता है, लीव्स फोल्ड अपॉन टचिंग द फिंगर। ये देखो रियल में ऐसा प्लांट होता है, टच किया था सब फोल्ड होता है। अब ये कैसे फोल्ड होता है वो हमें समझना है। ठीक है बेटा, मिमोसा प्यूदिका प्लांट फोल्ड होता है वो पता चल गया, अब कैसे फोल्ड होता है वो देखते हैं। देखो द मूवमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट, द मूवमेंट of the sensitive plant in response to touch is very quick. The movement of sunflower in response to day and night on the other hand is quite slow. Growth related to movements of plants can even be smaller. ये देखो ये टच मी नॉट प्लांट है, उसका मूवमेंट काफी ज्यादा होता है। सनफ्लावर दिन से लेके रात को उधर तक जाता है, उसका मूवमेंट स्लो होता है, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। इवन आपको पता होगा, जिसको थोड़ी बहुत फोटोग्राफी के बारे में नॉलेज होगी, तो वो लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी होती है कि भाई उधर ही रख देते हैं, आफ्टर एवरी फ्यू मिनट्स वो एक फोटो क्लिक करता है, एक फोटो क्लिक करता है, ऑटोमेटिक क्लिक करता है। 3-4 दिन के मान लो कि वो 150-200 फोटो क्लिक करेगा, फिर वो उसको एक वीडियो बना देगा, तो ऐसे आपको लगेगा फिर धीरे 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 ग्रो हो रहा है। देखो बेटा यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ये 25 डेज का, देखो बीन टाइम लैप्स 25 डेज का बराबर है। ये सेकंड डे में इतना, थर्ड डे में थोड़ा ग्रो हुआ, देख रहे हो यहाँ पे डे चेंज हो रहा है। फोर्थ डे में और ग्रो हुआ, फिफ्थ डे के बाद यहाँ पे और उसके रूट्स निकलेंगे। हमको ऐसे लगता है भाई ये मूव कर रहा है एक्चुअली, पर उनको ये 7 दिन लगे इतना बाहर निकलने में, बराबर है। उनकी मोशन ड्यू टू ग्रोथ काफी स्मॉल होती है। देखो डे 7, डे 8 धीरे 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 बाहर निकल रहा है, क्या नहीं? 9th डे, 10th डे धीरे 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 बाहर निकल रहा है कि नहीं? तो this is what basically is द मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। वो काफी स्लो होती है, 12वें दिन तक तो सिर्फ इतना ही धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। इसको टाइम लैप्स वीडियो बोलते हैं कि वो एक एक फोटो खींचता है। जिनको फोटोग्राफी का शौक होगा उन्हें पता होगा। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा कि भाई ये जो हमने देखा था मिमोसा पुदिका, उसमें दो होते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल और दूसरा पानी का। ये देखो ये पल्विनस होते हैं, ये पल्विनस, यहाँ पे पानी बहुत भरा होता है। देखो यहाँ पे पूरा पानी भरा होता है। पल्विनस इज फॉर्म, फॉर्म मतलब स्ट्रेट होती है। ठीक है, लीफ अपराइट मतलब वो स्ट्रेट खड़ी है। नाउ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दिस सेल्स मेक पल्विनस लिम्प। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दिस सेल्स, यहाँ से पानी जो है, ये देखो अभी पूरा पूरा पानी भरा हुआ देख रहे हो। अब देखो यहाँ पे वो पानी कम हो गया, क्यों? पानी अंदर चला गया। पानी अंदर चला गया तो वो पल्विनस श्रिंक हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी, इसलिए जो लीफ देख रहे हो फोल्ड हो जाएगी। पहले अपराइट थी, अब क्या होगी? फोल्ड होगी। समझ रहे हो? पक्का? वापिस फिर जैसे ही वो सब ठीक हो जाएगा तो ये पानी वापिस इस साइड देगा, पल्विनस दोनों साइड, फिर वापिस पल्विनस ऐसा फैल जाएगी। सो दिस इज हाउ बेसिकली इट वर्क्स। डन? किसी को भी कुछ डाउट बेटा? नहीं ना? आगे बढ़े? ओके। नेक्स्ट हमारा जो मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ की हमने बात करी थी, क्या होता है मूवमेंट? नाउ प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में ग्रो होता है। एंड दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल ड्यू टू विच द प्लांट अपीयर्स मूविंग। जैसे मैंने अभी आपको वीडियो बता दिया, ऊपर ही ग्रो होता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि भाई प्लांट जो है वो धीरे धीरे ऊपर ग्रो हो रहा है। सम प्लांट्स लाइक पी, pumpkin and cucumber climb up the other plants or fences, जिसको हम टेंड्रिल्स भी बोलते हैं। गुजराती में उसको वेल भी बोलते हैं कि भाई उनको कोई सपोर्ट मिला तो वो ऐसे 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 ऐसे, देखो यहाँ पे टेंड्रिल्स कैसे ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि वो ग्रिप आती है, ग्रिप। दिस अकर्स बाय मींस ऑफ टेंड्रिल्स व्हिच आर सेंसिटिव टू टच। ये जो टेंड्रिल्स होते हैं ना, टेंड्रिल सेंसिटिव टू टच होते हैं। मान लो ये सपोर्ट है, ये मेरी उंगली, उंगली जो है वो टेंड्रिल है। जैसे उसने टच किया, जैसे ही टच किया तो वो पार्ट क्या हो जाएगा? फोल्ड हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा और धीरे धीरे फोल्ड होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और वो आगे बढ़ता जाएगा। When this tendrils comes in contact with any support, जब भी किसी सपोर्ट में आएंगे, the part of tendril in contact with the object, देखो
ये अंदर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, अंदर वाला जो मेरी पार्ट है वो उसके कांटेक्ट में, तो वो इतना ग्रो नहीं होगा, बट बाहर वाला पार्ट बहुत ग्रो होगा। बहुत ग्रो का मतलब यहाँ पे इतना सारा ग्रोथ हो जाएगा, वो अंदर धक्का देगा, ग्रो हो जाएगा। इसलिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज रैपिडली एज द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। मतलब ये बाहर वाला पार्ट है ना, वो बहुत ग्रो करेगा, अंदर वाला पार्ट ग्रो नहीं करेगा। दिस causes the tendril to circle around the object and thus cling to it। वो उसको सर्कल करेगा और क्लिंग मतलब पकड़ के रख देगा। दिस इज हाउ टेंड्रिल्स वर्क। ये बेसिक एग्जांपल है टेंड्रिल्स का। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? किसी को भी कुछ डाउट नहीं है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आती है ट्रॉपिक मूवमेंट। वो क्या थी? ग्रोथ मूवमेंट। ये क्या थी? ट्रॉपिक मूवमेंट। व्हेन द स्टिमुलस हैज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ प्लांट्स अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। जहां से स्टिमुलस आ रही है, स्टिमुलस मतलब जहां से हमें कुछ दिख रहा है, जहां से हमें कुछ फील हो रहा है, उसी के डायरेक्शन में ग्रो होना। आइदर टूवर्ड्स द स्टिमुलस और इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये बात अलग है, या तो वो टूवर्ड्स द स्टिमुलस होगा या उसके ऑपोजिट होगा, वो हमें, बट है तो उसके या तो उसके उसकी तरफ या उससे अगेंस्ट। एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड अ ट्रॉपिक मूवमेंट। बराबर है? अब ट्रॉपिक मूवमेंट चार टाइप की होती है जो हम इसमें पढ़ेंगे। पहला है लाइट, दूसरा है ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, तीसरा है वाटर और चौथा है केमिकल। हम चार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो लाइट की होती है उसे हम क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट जहाँ पे लाइट क्या होगी, स्टिमुलस क्या होगी? लाइट। स्टिमुलस मतलब जो रिस्पॉन्स होगा वो टुवर्ड्स द लाइट होगा। जैसे देखो ये टेक्स्ट बुक का फिगर है, टेक्स्ट बुक का फिगर फोटोट्रॉपिक मूवमेंट अगर 3 मार्क्स में आए तो ये बनाना पड़ेगा आपको। The movement of plant part in response to light is called phototropic movement। ये उसकी डेफिनेशन। क्या बेटा? मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट, प्लांट जहां पे मूव करेगा इन रिस्पॉन्स टू लाइट, लाइट जहां पे होगी वहां पे मूवमेंट करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। और द फिनोमेना इन्वॉल्व इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। मूवमेंट को फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं और वो पूरे प्रोसेस को फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। और आपको सबको पता है कि shoots grows towards the light while the growth of roots is away from the light। बराबर है? रूट्स हमेशा लाइट्स के अगेंस्ट ग्रो करेंगे और शूट्स होंगे वो हमेशा लाइट की तरफ। आप देख सकते हो, देखो ये लाइट इधर विंडो से आ रही है, ये देख रहे हो, शूट्स हमेशा इधर ही ग्रो है, वेयरएज रूट्स हमेशा ऑपोजिट ग्रो है। अगर आपको इसमें नहीं पता चल रहा है, आप बोलो सर ये तो डायग्राम है, टेक्स्ट बुक का, हमें रियलिटी में देखना है, तो रियलिटी में मैं दिखाता हूँ। पहले इतना लिख लीजिए, ये डायग्राम बना लीजिए। हमने क्या पढ़ा? ट्रॉपिक मूवमेंट मतलब जहाँ पे स्टिमुलस होगा उसी के डायरेक्शन में या उसके ऑपोजिट मूवमेंट होगी, उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट चार होती है, उसमें सबसे पहले फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द लाइट और रिस्पॉन्स टू द लाइट, स्टिमुलस जहाँ पे लाइट होगी उसे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे और उस फिनोमेना को बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म। शूट्स हमेशा टुवर्ड्स ग्रो होती है, रूट्स हमेशा अगेंस्ट ग्रो होती है। ये देख रहे हो? ये प्लांट तो सीधे ग्रो होने चाहिए, क्यों टेढ़े हो गए? द रीजन इज क्योंकि उन्हें लाइट इधर से आएगी, तो जिधर से लाइट आएगी उधर ग्रो होंगे। तो रूट्स कहाँ पे ग्रो होंगे? लाइट से हमेशा आगे। ओके, ये दूसरा एक एग्जांपल देख लो। ये पहले विंडो बंद करके रखी थी, क्लोज विंडो, तो प्लांट स्ट्रेट होगा। जैसे ही विंडो ओपन कर दी तो 2-3 दिन बाद देखोगे तो प्लांट धीरे धीरे बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। आगे समझे? कहाँ पे बेंड होगा? टुवर्ड द लाइट। हमें फिक्स, ये बनाना नहीं है डायग्राम, सिर्फ समझाने के लिए। दूसरी मूवमेंट आती है स्टिमुलस, दैट इज ग्रेविटी के कारण। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिक मूवमेंट। ग्रेविटी मतलब अर्थ जिसे खींचेगा वो, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? जियोट्रॉपिज्म। अब रूट्स ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब रूट्स जो होंगे उसको हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे। देखो ये जो लाइट है, लाइट वाला हमने केस देखा था बेटा, लाइट यहाँ पे देखो, ये सूट्स है वो लाइट की तरफ जा रहे हैं, तो उसे सूट्स क्या करते हैं? सूट्स शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, whereas roots show नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्यों? क्योंकि वो लाइट से दूर भागते हैं। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। वैसे ही यहाँ पे जो ये शूट्स हैं, ये रूट्स जो हैं वो पॉजिटिव क्या बताएंगे? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बताएंगे, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा सेंटर पे होती है, मतलब नीचे, और रूट्स भी नीचे ग्रो होते हैं, मतलब जो डायरेक्शन में ग्रो होंगे उसे पॉजिटिव, जो अगेंस्ट होंगे वो नेगेटिव।
वाइल सूट्स, ये जो सूट्स होंगे वो क्या बताएंगे, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ओके, while shoots usually grow upward and away from the, ये देख सकते हो, ये डायग्राम टेक्स्ट बुक का है। आप अगर कोई भी पॉट को सीधा रखो तो पता है शूट ऊपर ही ग्रो होंगे और रूट्स नीचे ग्रो होंगे, बट टेढ़ा कर दो तो शूट्स ऐसे होके भी फिर वापस ऊपर चले जाते हैं, टेढ़ा होके देखो ये ऐसा ऊपर चले जाता है, whereas रूट्स ऐसे होके वापस नीचे, क्योंकि हमेशा शूट्स जो है वो ऊपर ही ग्रो होंगे और रूट्स हमेशा नीचे ही ग्रो। ये देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल, पॉट को टेढ़ा कर दिया फिर भी जो प्लांट है वो हमेशा ऊपर ही ग्रो होता है, प्लांट मतलब शूट हमेशा ऊपर ही ग्रो। क्लियर हो गया बेटा, पक्का। नेक्स्ट इज हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, it is the growth of the plant in response to water and the phenomena involved in this is called hydrotropism। roots always show positive hydrotropism। देखो ये डायग्राम टेक्स्ट बुक में इसका एक भी नहीं है, सिर्फ याद रखा, ये देखो ये प्लांट है सीधा है, रूट्स हमेशा स्ट्रेट नीचे ग्रो होंगे, बट जैसे उन्हें थोड़ा सा पानी मिलेगा तो रूट्स नीचे ही ग्रो होंगे, बट किसकी तरफ, उनका अट्रैक्शन पानी की तरफ ज्यादा हो जाएगा, रूट्स ग्रो टुवर्ड्स द वाटर। ये देखो दूसरा बेस्ट एग्जांपल दो, यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको पानी दिख रहा है, ये पानी है, मतलब ये पूरा इधर तक पानी है, वो फोटो क्रॉप हो गया है, यहाँ पे बहुत इस साइड फोटो क्रॉप हो गया है, यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज थे तो उनके रूट्स भी देखो सब किसकी तरफ जा रहे हैं, पानी की तरफ जा रहे हैं, है कि नहीं, पानी की तरफ। कुछ भी करो वो अभी जाने चाहिए नीचे, बट वो अभी ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्रो हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि पानी की तरफ जाएंगे, एक बार पानी मिल जाएगा फिर वो नीचे चले जाएंगे। मतलब पानी इज इंपॉर्टेंट, पानी इज इंपॉर्टेंट, जहां पे पानी मिला, क्योंकि पूरा प्लांट है वो सब किस पे डिपेंड होता है, वाटर पे, और वाटर को लेता कौन है, रूट्स पे। क्लियर हो गया बेटा। और लास्ट है chemotrophic movement, it is the growth of plant in response to chemical stimulus, it is the phenomena involved is called chemotropism। okay, example growth of pollen tube towards the ovule during fertilization, ये हमने चैप्टर पढ़ लिया, बराबर है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ये जो ओव्यूल है यहाँ पे पोलन ग्रेन चिपक जाता है, कहाँ पे, ये हमारा क्या है, ये हमारा है स्टाइल, बराबर है, ये पोलन ग्रेन यहाँ पे चिपक जाता है, स्टाइल दैट इज स्टिग्मा, स्टिग्मा भी बोलते हैं उसको, स्टिग्मा, बराबर है। और यहाँ से फिर वो पोलन ट्यूब को ग्रो करता है, वो कैसे ग्रो करता है उसे को थोड़ी पता चलेगा, ओव्यूल उधर ही है, उसके पास वो पाथवे नहीं है, इसके लिए क्या करता है, ओव्यूल जो है केमिकल सीक्रेट करता है, अब जैसे केमिकल सीक्रेट किया पोलन ग्रेन को उसको सेंस हो जाता है, फिर पोलन ग्रेन कुछ भी करके उस केमिकल की तरफ ही ग्रो करता है अपनी पोलन ट्यूब। आ गया समझ में, ये जो है वो अपने आप को इधर क्या करता है बेटा, केमिकल सिग्नेट करता है, कौन, ओव्यूल, ताकि पोलन ट्यूब उधर आके ही नहीं तो इधर से बाहर भी निकल सकती है, इधर से नीचे भी जा सकती है, बट ऐसा तो होता नहीं है, वो ओव्यूल के पास ही जाती है। द रीजन इज कि भाई वो एक केमिकल सिक्रेट करता है और वो उसके तरफ ही जाएगी। आ गया समझ में बेटा, पक्का। तो ये चार टॉप की मूवमेंट, पहला फोटोट्रॉपिक मूवमेंट जिसमें स्टिमुलस लाइट, दूसरा जियोट्रॉपिक मूवमेंट जिसमें स्टिमुलस ग्रेविटी, और तीसरा हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट जिसमें स्टिमुलस वाटर, और चौथा केमोट्रॉपिक मूवमेंट जिसमें स्टिमुलस इज ओके। नाउ केमिकल कम्युनिकेशन, सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूअसली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, ये दोनों के लिए बात है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए। जैसे देखो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का हमने एक लिमिटेशन देखा था कि एक बार वो सेट हो, एक बार वो पास हो जाता तो उसको रीसेट होने में थोड़ा टाइम लगता, बराबर है, सॉरी। दूसरा हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स थ्रू आउट द बॉडी हर एक जगह पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि न्यूरॉन्स हर जगह हर सेल के साथ कनेक्टेड नहीं होते। सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें वहां पे सिग्नल पहुंचाने के लिए कुछ अलग सा कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, एंड दैट कम्युनिकेशन इज नोन एज केमिकल कम्युनिकेशन। Thus, most multicellular organisms use another means of communication between different cells, and these are called the chemical communication. And this, instead of an electrical impulse, a chemical compound is released which would diffuse all around the original cell. Other cells around will detect the compound using special molecule. They can recognize and transmit the information carried by it. This compound are called hormones. अब क्या होता है सुनिएगा, ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस, ये दूसरा सेल है न्यूक्लियस, ये तीसरा सेल है न्यूक्लियस, ये चौथा सेल है न्यूक्लियस, पांचवा सेल न्यूक्लियस, छठा सेल न्यूक्लियस, सातवां सेल न्यूक्लियस, आठवां सेल न्यूक्लियस,
ये सारे सेल। अब मुझे है ना यहाँ से सिग्नल पहुंचाना। अब ये क्या हार्मोन इसके पास पहुंचा, ये क्या करेगा, ये सेल उसको डिटेक्ट कर लेगा, फिर वो वापस आगे भेजेगा। ठीक है, आगे भेजेगा। मान लो इस सेल ने कुछ डिटेक्ट नहीं किया, इस सेल ने भी नहीं किया, इस सेल ने डिटेक्ट किया, तो ये सेल वापस वो सिग्नल ले लेगा, वो वापस आगे भेजेगा, सब जगह पे उसके चारों तरफ भेजेगा। अब मान लो ये सेल ने नहीं लिया, ये सेल ने लिया, तो ये वापस क्या करेगा, आगे भेजेगा, ये सेल वापस आगे भेजेगा। ऐसे आगे धीरे 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 जो ये ऑर्डर मिल रहा है, वो केमिकल सिग्नल ऐसे आगे बढ़ता है। जो सेल उसे डिटेक्ट करता है, फिर वो उसे आगे ट्रांसमिट करता है। दिस इज हाउ इट वर्क। समझ रहे बेटा? ओके, नाउ हॉर्मोन्स। तो उनको देखो, हॉर्मोन्स क्या होते हैं, दे कैन रिकॉग्नाइज एंड ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन कैरिड बाय इट एंड दिस कंपाउंड। जो कंपाउंड आगे बढ़ता है, उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं बेटा, हॉर्मोन्स बोलते हैं। यहाँ से मुझे जो आगे बढ़ाना है, ये जो कंपाउंड है, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स बोलते हैं। अब हॉर्मोन्स होते क्या, हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड बाय स्टिमुलेट सेल्स एंड डिफ्यूज ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल। जो सेल स्टिमुलेट हुआ, हमने देखा, ये देखो, ये सेल स्टिमुलेट हुआ, तो वो ऑल अराउंड अपने चारों तरफ वो आगे सिक्रेट करेगा। क्या सिक्रेट करेगा, हार्मोन सिक्रेट करेगा। जो उसे रिकॉग्नाइज करेगा, उसे पकड़ लेगा, तो वो उसे और आगे ट्रांसमिट करेगा। जो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, उसे छोड़ देगा। ठीक है। सिंथेसिस अकर्स एट अ प्लेस अवे फ्रॉम द साइट ऑफ एक्शन टू वेयर दे सिंपली डिफ्यूज। हॉर्मोन्स बनते एक जगह पे हैं, बट उनका एक्शन दूसरी जगह पे होता है। जैसे देखो, आई एम मेल, ये मुस्टैच आती है ना, वो ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन आती है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से सिक्रेट होता है, टेस्टिस, मतलब जो एब्डोमेन होता है, पेट के नीचे वाला भाग, वहां से। और उसका सिक्रेशन, तो सिक्रेशन वहां पे, मतलब वहां से प्रोडक्शन है, बट उसका इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है। प्रोडक्शन एक जगह पे और इफेक्ट दूसरी जगह पे। तो वही बता रहेगा, सिंथेसिस अकर एट अ प्लेस अवे फ्रॉम द साइट ऑफ एक्शन। बना एक जगह पे, एक्शन दूसरी जगह पे हो। टारगेट सेल्स डिटेक्ट दिस कंपाउंड बाय द स्पेशल मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस। ये जिसने देखो, ये जिसने एक्सेप्ट किया, उसे टारगेट सेल बोलते हैं। टारगेट सेल तो नहीं बोल सकते, वो धीरे धीरे आगे जाके, मान लो यहाँ पे वो पहुंच गया, दिस इज व्हाट टारगेट सेल इज। टारगेट सेल मतलब जिधर मुझे पहुंचाना है, तो वो उसके ऊपर एक अलग सा कोटिंग होता है, जो यहाँ पे बताया गया। क्या बताया गया, देखो, कंपाउंड बाय द स्पेशल मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द सरफेस। ठीक है, टारगेट सेल के सरफेस, टारगेट सेल उसे एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स के सरफेस पे एक अलग सा कंपाउंड होता है। Their processing and transmittance is slower than electrical impulse। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। बना एक जगह पे, पहुंचना दूसरी जगह पे, उसमें बहुत टाइम लगता है। whereas इलेक्ट्रिकल इंपल्स विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहुंच जाता है। बट उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, दे रीच ऑल द सेल बॉडी रिगार्डलेस ऑफ नर्वस कनेक्शन एंड इट इज डन स्टेडीली एंड परसिस्टेंटली। बट वो पूरी बॉडी में पहुंच जाएंगे, भले ही वहां पे नर्वस सिस्टम पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। क्लियर हुआ बेटा? तो दिस इज व्हाट हॉर्मोन्स इज बेसिकली। लिख लिया सब लोगों ने? ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लांट्स हार्मोन्स। प्लांट्स हार्मोन्स क्या होता है, दीज केमिकल सब्सटेंसेस आर नेचुरली प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स। प्लांट्स में नेचुरली होते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ रेगुलेटिंग द इंपॉर्टेंट प्रोसेस। जैसे देखो, हमारी बॉडी में एनिमल हार्मोन्स होते हैं, जो हमारी ग्रोथ करते हैं, जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, एक्सवाइजेड एक्सवाइजेड एक्सवाइजेड। तो वैसे ही प्लांट हार्मोन में भी वो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को वो कंट्रोल करते हैं, हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन। Different plant hormones helps to coordinate growth. एक मिनट, हाँ। Different plant hormones help to coordinate growth, development and response to the environment. ठीक है? Yeah, sorry. Different plant hormones help to coordinate growth. ग्रोथ कोऑर्डिनेट करेगा, कितना पार्ट कितना ग्रो होना चाहिए, ऐसे डेवलप कौन होना चाहिए, ये इधर ज्यादा डेवलप, इधर कम डेवलप, एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से क्या कंडीशन आ रही है, उस हिसाब से रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो उसका सबसे पहला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आर यूजुअली सिंथेसाइज्ड इन द टिप ऑफ द शूट। शूट जो होता है ना, प्लांट का जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट, उसकी टिप पे ग्रो होता है। इट हेल्प्स देम टू ग्रो लॉन्गर व्हेन प्लांट्स आर प्लेस्ड फेसिंग अ लाइट सोर्स। लाइट जहां से आ रही है, तो वहां से ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। दे शो बेंडिंग टुवर्ड्स इट।
और जहाँ पे लाइट आती है, देखो हमने क्या देखा, फोटोट्रॉपिज्म में लाइट वो शूट बैंड होती है, क्यों बैंड होती है वो अभी मैं बताऊंगा, ये पहले पढ़ लें उसके बाद बताता हूँ, ठीक है ना। दिस इज बिकॉज द ऑक्सीजन डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द शेडी साइड ऑफ द सूट, स्टिमुलेटिंग द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। समझा सर, कुछ पता नहीं चला, समझा। ये देखो ये शूट है, ये शूट, और ये जो पोर्शन है ना सारे और पर्पल कलर के वो ऑक्सीजन है। जब सन ऊपर होता है तो ऑक्सीजन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे ही सन थोड़ा इस साइड मूव हो गया तो ऑक्सीजन कहाँ पे मूव होना स्टार्ट, देखो ये सन इस साइड दिख रहा है आपको, ये सन आपको इस साइड दिख रहा है, तो शेडी साइड यही होगी ना, ये शेडी साइड होगी, तो देखो सारे ऑक्सीजन इस साइड जा रहे हैं। ये देखो सन इस साइड जा रहा है तो वापस शेडी साइड इस साइड जाएगी, सन इस साइड आएगा तो ये क्या हो गया, शेडी साइड। शेडी साइड के पास वो ज्यादा ग्रोथ है, ज्यादा ग्रो होते हैं, मतलब जो भी बंदा, अब देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, पीछे से मुझे लोग 2-3 लोग मेरे ऊपर चढ़ गए तो मैं ऐसा बैंड हो जाऊंगा ना, क्यों, जहाँ पे ग्रोथ ज्यादा होगा वो दूसरी पार्ट को क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, मतलब वो उधर बैंड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पे ग्रोथ ज्यादा हो रही है, ग्रोथ ज्यादा हो रही है इसलिए बैंड होगा। इसलिए ऑक्सीजन हमेशा शेडी साइड ग्रो होता है। ये डायग्राम आपको बनाना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए, कहाँ पे ग्रोथ है बेटा, शेडी साइड। तो आप बोलोगे कि सर तो सारे प्लांट स्ट्रेट क्यों होते हैं, सुबह इस साइड मूव होने चाहिए, शाम को इस साइड मूव होने चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि भाई 3-4 दिन रखोगे तब प्लांट जो है बैंड होना स्टार्ट होता है, एक ही दिन में बैंड बैंड नहीं होता। अब देखो दिन में सन इस साइड होता है तो सारे ऑक्सीजन इस साइड ग्रो होंगे, आफ्टरनून में सन एग्जैक्टली ऊपर होता है तो इक्वल साइड ग्रो होंगे, इवनिंग टाइम में सन इस साइड होता है तो शेडी साइड ये हुआ तो इस साइड, मतलब बैलेंस्ड हो जाता है, इसलिए ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स स्ट्रेट ग्रो। समझ रहे हो, ठीक है, तो क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इसलिए। डन। दूसरे जो 3 है वो पढ़ लेते हैं, दूसरे 3 क्या है, गिबरलिंस, याद रख लेना 4 नाम है, ऑक्सीजन, गिबरलिंस, साइटोकिनेसिस, एब्सिसिक एसिड, इसमें से एक क्वेश्चन फॉर श्योर इंपॉर्टेंट है और आएगा आएगा नक्की बोल रहा हूं। गिबरलिंस, द हार्मोन्स दैट हेल्प द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड फ्लावर, स्टेम्स और फ्लावर को ग्रो करने के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसको गिबरलिंस बोलते हैं। शूट को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन होता है। साइटोकिनेसिस आर द हार्मोन्स व्हिच प्रमोट सेल डिवीजन, सेल को इतना फटाफट से डिवाइड करेगा इसलिए साइटोकिनेसिस प्रोसेस भी होता है। ओके, वो आप 12th में पढ़ोगे। हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकिनेसिस अकर्स इन फ्रूट्स एंड सीड्स, क्यों, बिकॉज दीज आर द एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। अब आपको पता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी है वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है, क्यों, बिकॉज वहां पे साइटोकिनेसिस होता है। साइटोकिनेसिस जो हार्मोन है वो फटाफट 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 इतना रैपिड सेल डिवीजन करेगा कि वो पूरा एक फ्रूट ग्रो हो जाएगा। एंड लास्ट इज एब्सिसिक एसिड। व्हाट इज एब्सिसिक एसिड, इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटर। ये अकेला बंदा है जो ग्रोथ को स्टॉप करेगा, वरना तो प्लांट ग्रो होते ही जाएंगे, ऑक्सीजन ग्रो होता जाएगा। बट आपको सबको पता है कि भाई प्लांट की एक पर्टिकुलर हाइट होती है, ट्री की एक पर्टिकुलर हाइट होती है, क्यों, बिकॉज फिर वहां पे एब्सिसिक एसिड आता है, वो क्या करेगा, ग्रोथ को इनहिबिट, इनहिबिट मतलब स्टॉप करेगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विल्टिंग ऑफ लीव्स, ऑल्सो लीव्स गिरने का भी कारण एब्सिसिक एसिड। क्लियर हो गया बेटा, पक्का, ओके। अब आ जाता है एनिमल हार्मोन। The chemical compounds or hormones are secreted in small amounts by endocrine glands, याद रखना। These are poured directly into the blood। आपको पता है ब्लड बहुत सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करता है, उसमें हॉर्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो सीधे ब्लड वेसल के साथ कनेक्टेड होते हैं और वो उसमें सीधा पौर कर देते हैं, हार्मोन सीधा अंदर डाल देते हैं। ओके, दे आर कैरिड टू स्पेसिफिक ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसलिए तो देखो मैं क्या बोला कि मैं मेल की बात करूं, मुस्टेज यहाँ पे ग्रो नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन से इधर तक हार्मोन्स पहुंचेंगे कैसे, तो थ्रू ब्लड पहुंच, यहाँ पे पहुंच गया, ब्लड वेसल तो सब जगह पे पहुंचती है, यहाँ पे पहुंचेगा वो उसको बाहर निकाल देगा, भाई तुम निकलो, तुम्हारा स्टेशन आ गया, पहुंच। अब जो मेजर प्लांट एनिमल हार्मोन हमें टेक्स्ट बुक में दिया उसमें सबसे पहला एड्रेनालिन, इट इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होता है, पता है एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होता है, किडनी के ऊपर। एड्रिनल ग्लैंड का काम क्या है, तो इट वर्क्स इन स्ट्रेस सिचुएशन, इट्स टारगेट ऑर्गन इज हार्ट। देखो दो चीज याद रखनी है कि वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है और वो उसका टारगेट ऑर्गन क्या है। इसका टारगेट ऑर्गन हार्ट, विच एज अ रिजल्ट बीट्स फास्टर टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू द मसल्स। बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, 10th की एग्जाम दे दी अप्रैल मंथ में, मई मंथ में रिजल्ट है, मान लेते हैं 23 मई को रिजल्ट है, बराबर है, 23 मई शाम दोपहर को 12 बजे रिजल्ट है, 11 बजे आपका हार्ट बीट
इवन 20 सेकंड में से ही आपको रात को हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। आपको भूख लगती है ना, आपको नींद आती है ना, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2-3 साल से आपका पापा अब्रॉड काम पे हैं, अभी सडनली वो आपके लिए आपको पता है कि भाई एक दिन पहले ही फोन करके बताया कि भाई मैं आ रहा हूँ, मुझे आप एयरपोर्ट पिकअप करने आओ। तो 3 साल से आप नहीं मिले हो, पापा या मम्मी या कोई भी, या आपका भाई या आपका बहन, कोई भी पकड़ लो ना, 3 साल बाद आप उससे मिल रहे हो, एयरपोर्ट गए हो, एक दिन पहले से ही आप उसकी रेडी तैयारी करने लग जाओगे, आपको भूख भी नहीं लगेगी। या आप ट्राई भी करना, या फिर आपको कहीं ट्रिप पे जाना हो, ट्रिप पे जाना, भूख भी नहीं लगेगी एक दिन पहले से ही, और आप नींद भी नहीं आएगी। वैसे आप 8 बजे से पहले उठोगे नहीं, बट आप 5 बजे उठ के यस आई एम रेडी, आई एम रेडी। ये सारे एग्जांपल्स है, क्यों? क्योंकि वहां पे एड्रेनालिन एड्रेनालिन रश होता है, उसको एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनालिन सिक्रेट करता है, जिसके कारण हमारा पूरा ब्लड जो है वो हार्ट के पास चला जाता है। ओके, पूरा ब्लड मतलब ब्लड तो हमारे बॉडी में फिक्स ही होता है, तो जो स्किन, स्टमक, डाइजेस्टिव ग्लैंड से जितना भी ब्लड है वो पकड़ के हार्ट को दे देता है, हार्ट बहुत फास्ट होता है। दूसरा एग्जांपल, जस्ट एक एग्जांपल है, मान लो कि आपका स्कूल में झगड़ा हुआ, बहुत ही गंदा वाला, मारा मारी पे झगड़ा आ गया आपका, वही होगा। भले आपकी गलती है या नहीं है वो दूसरी बात है, बट मारा मारी हो गई, सबको पता चल गया, टीचर्स को पता चल गया, पेरेंट्स को पता चल गया। अब घर पे आओगे, मान लो आपकी गलती नहीं थी और उसने आपको मारा, आपने भी उसे मारा, बट आप घर पे आओगे तो आपको भूख लगेगी? नहीं लगती। क्यों? एड्रेनालिन रश है, अभी एड्रेनल सिक्रेट हुआ अंदर, खुन्नस से आपको वो मुझे क्यों मार के चला गया, या वो मुझे क्यों ऐसे बोल के चली गई। लड़कियों को तो मारने की जरूरत नहीं है, तो एक दूसरे को कुछ बोल दो तो भी वो मन पे ले लेते हैं, तो ऐसा होता है। भूख नहीं लगती आपको एक दिन पूरा, क्यों? मुझे क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, जब तक आप बदला नहीं लोगे तब तक ऐसा होता है, 1-2 दिन चलता है, फिर तीसरे दिन जैसे नॉर्मल से हो जाता है। क्यों? क्योंकि तब तक एड्रेनालिन रश बहुत होता है। तो देखो यहाँ क्या लिखा होता है, ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल अराउंड स्मॉल आर्टरीज इन देयर ऑर्गन्स। वहां से ब्लड तो वो कहाँ चला जाएगा, दिस डाइवर्ट्स द ब्लड टू द स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मतलब मसल्स मतलब जो बोन्स की तरफ जाता है। The breathing rate also increases because of the concentration of the contraction of the diaphragm and the rib muscle. ऊपर नीचे होता रहता है। All these responses together enable the body to deal with the situation. और ये हमें तैयार कर रहा है, I am making myself ready, आ जाओ लड़ने के लिए, फाइटिंग करेंगे, वो उसके लिए रेडी करना है। ठीक है, फाइटिंग के अलावा भी एक्साइटमेंट, ओ वाओ आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड, नहीं मुझे नहीं खाना, नहीं मुझे पानी तक भी नहीं पीना होता, कुछ खा लो, एक दो वो क्या बोलते हैं, पीस लेंगे, एक दो कोड़िया, जिसको गुजरात में कोड़िया बोलते हैं, पीस लेंगे, ओके बस मेरा पेट भर गया। क्यों? बिकॉज सारा ब्लड जो, सारा तो नहीं बोल सकते, बट मोस्ट ऑफ द ब्लड जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन से निकल के कहाँ पे चला जाता है, स्केलेटल मसल के पास। ओके, देखो इस हिसाब से काम होता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है, एड्रेनालिन सिक्रेट करता है, ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, क्या होता है, स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं, फास्ट ब्रीदिंग भी स्टार्ट हो जाता है, ग्लाइकोज को ग्लूकोजन में कन्वर्ट करना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, टनल विजन मतलब आंख भी बड़ी छोटी होने लगती है, एक्सेलरेशन हार्ट रेट, और डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो डाउन हो जाती है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगी, आपको भूख ही नहीं लगेगी। दिस इज द रीजन, ये आपको याद रखना है, याद नहीं रखना है, सिर्फ समझने के लिए, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। बराबर है? आप लोग सर इसका पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम है वो 12th में आप पढ़ोगे, अभी हमें नहीं पढ़ना। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज थायरोक्सिन, इट इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे होता है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड, देखो यहाँ पे दिया, ये मैंने बताया होगा, एडम्स एप्पल के जस्ट नीचे थायराइड ग्लैंड होता है, ऐसा होता है। इट रेगुलेट्स द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। काम क्या है, मोस्ट आईएमपी चीज है बेटा, ये मोस्ट आईएमपी, हमारी बॉडी के अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है, फैट मेटाबॉलिज्म, उसको रेगुलेट करना, भाई ज्यादा है तो इधर दे दो, कम है तो इधर दे दो, वो कितना रिक्वायरमेंट है वो सब ये करता है। और इसके लिए आयोडीन इज एसेंशियल फॉर दिस सिंथेसिस, और ये थायराइड के लिए आयोडीन जरूरी है, इसलिए आयोडाइज सॉल्ट आता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट। ओके, अगर आयोडीन की कमी है तो वो इट में लीड टू द डिजीज नोन एज गोइटर। गोइटर मतलब देखो ये पूरा फूल गया, बाजू में दूसरा डायग्राम है, ये एक आंटी जी है, उनको गोइटर हुआ है, डिजीज
थायराइड की बीमारी अभी कॉमन हो गई है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पास्ता खाते हैं, मैगी खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, उनमें किसी में भी आयोडीन नहीं होता। आप बोलोगे सर सॉल्ट डालते हैं उसमें भी, नहीं 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 होता है। अभी पता नहीं चलेगा, बट मोस्ट ऑफ द, मैं आपको सीरियसली ये बात बताता हूँ, अगर आपके कांटेक्ट में कोई डॉक्टर है तो उनसे बात करिएगा। लेडीज आफ्टर द एज ऑफ 35 उनको दो बीमारियां सबसे ज्यादा होने लग रही है आज के जनरेशन में, आज के टाइम पे बोल रहा हूँ। एक कैल्शियम की डेफिशिएंसी, जिसके कारण वो जल्दी से थक जाती है और वो इतना काम नहीं कर पाते। मैं जानता हूँ मेरी दादी एट द एज ऑफ 68 70 60 65 68, और मेरे दादा 70 प्लस के एज के थे। वो जब तक मेरी शादी हुई तब वो मेरे साथ रहने स्टार्ट मेरे घर रहने आ गए। एंड मेरे दादाजी, मेरी शादी से 2 महीने बाद ही उनकी डेथ हो गई। बट उससे पहले वो मार्केट में हमारा पुरखों का घर था, जनरेशन का घर था, वहां पे ही रहते थे। मेरी दादी डेली खाना बनाते थे, कपड़े धोते थे, बर्तन मांजते थे, और पूरा घर का साफ सफाई करते। मानोगे आप? 65 प्लस एज, और आज नहीं होता। काम वाली बाई चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, डिश वॉशर चाहिए। क्यों? सी, आई एम नॉट अगेंस्ट वुमेन्स, बट ये ऐसा है कि जो आपका खाने का जो इंटेक होता है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अभी खा ले, फिर हम ऐसा होगा तो 30 प्लस के बाद हम वो छोड़ देंगे और केयर करेंगे। ऐसा नहीं होता है। अभी जो करोगे, आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो गर्ल्स सारी 14 15 16 एज की होंगी। मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हेल्दी खाना खाओ। हेल्दी खाना में भी वो अब वो एडवर्टाइज आती है, वो वाले हेल्दी खाने नहीं, नेचुरल खाना खाओ। उससे आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी और कैल्शियम भी आपके बॉडी को पूरा मिलेगा, और आफ्टर 35 यू वॉन्ट फेस सच इशू। और दूसरी जो सबसे ज्यादा बीमारी हो रही है ना, वो है थायराइड की। थायराइड का लेवल बहुत कम आता है या बहुत ज्यादा आता है। दोनों केस में यहाँ पे ये पूरा थायराइड जिसको भी कम या ज्यादा आता है ना, या तो वो इंसान बहुत पतला हो जाता है या बहुत मोटा हो जाता है सडनली, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ 2-3 मंथ्स, विद इन स्पैन ऑफ 2-3 मंथ 6 मंथ वो बहुत ही हेल्दी हो जाता है, मोटा हो जाता है। और ये ज्यादातर किस में पाया जाता है? लेडीज में पाया जाता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट है, अभी भी आपकी एज है, बाहर का खाना कम खाओ। सी, दूसरे दूसरे जो भी कर रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं है, हमें हमारी लाइफ हेल्दी। यू वुड बी सेइंग अगर अभी जल से कर ले, बाद में देखेंगे जाएंगे, हमें फिर शादी के बाद जल से करने नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपकी फिर हेल्थ इतनी खराब हो जाती है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। और ये मैंने फेस किया है। मैं लेडी हूँ इसलिए नहीं, मुझे पता है, मेरी मॉम, मेरी वाइफ, मेरी बहन, सब मुझे पता है। ठीक है? मानोगे तो अच्छी है बात है, नहीं मानोगे तो इट्स ओके। नेक्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन। इट इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होता है? ब्रेन के छोटा सा, ये पार्ट दिख रहा है आपको, छोटा सा पार्ट, ये इतना पार्ट, वो क्या रेगुलेट करता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द बॉडी। इट्स डेफिशिएंसी में कॉज ड्वार्फिज्म और गैगेंटिज्म। अगर कम सीक्रेट हुआ तो ये देखो, ये बंदा जिसको बौना बोलते हैं, बौना, जिसकी हाइट काफी कम होती है, ड्वार्फिज्म। और गैगेंटिज्म मतलब ये बंदा देखो, ये नॉर्मल हाइट इतनी है, उसकी डबल है ये। ओ बाप रे! ये तो बहुत ही एक्सेप्शंस होते हैं, बट ज्यादातर हाइट 7 फीट, और ये जो होती है वो क्या है? गैगेंटिज्म। ये बंदा तो 8-9 फीट का होगा। तो दीज आर द रीजन जिसको ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। कौन सीक्रेट करता है? पिट्यूटरी। क्या काम है? रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर डेफिशिएंसी हुई तो ड्वार्फिज्म एंड गैगेंटिज्म। क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट इज टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ये सबको पता है, हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ लिया। टेस्टोस्टेरोन कौन सीक्रेट करता है? टेस्टिस। टेस्टिस स्पर्म भी प्रोड्यूस करता है और हार्मोन भी सीक्रेट करता है। एस्ट्रोजन कौन प्रोड्यूस करता है? ओवरीज। ओवम भी प्रोड्यूस करता है और एस्ट्रोजन भी। The changes associated with the puberty are because of the secretion of testosterone in male and estrogen in female. प्यूबर्टी के वक्त जो चेंजेस आते हैं, मुस्टैचेस आना, वॉइस क्रैक होना, पिंपल्स होना, ऑयली स्किन होना, ये सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट इज इंसुलिन। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रियाज एंड हेल्प इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। इट्स डेफिशिएंसी में कॉज डायबिटीज। ये बहुत ही फेमस बीमारी है, और ये अमीरों की बीमारी बोल सकते हैं। हाँ, ये मैं सच ही बोल रहा हूँ। हैव यू ever come across a person who is having diabetes but is poor? Never.
नेवर एवर नेवर, मैंने अपनी लाइफ तक अब तक तो नहीं देखा है। आप भी ट्राई करना। ओके, तो ये इंसुलिन को कौन सिक्रेट करता है? पेंक्रियाज। काम क्या है? रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल मतलब किस हिसाब से होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक ब्लड का शुगर लेवल मेंटेन होना चाहिए। अगर हमने कुछ मीठा ज्यादा खा लिया, जैसे आज भाई मिठाई खानी है, काजू कतरी और गुलाब जामुन और श्रीखंड, ये अगर खाना है हमें, खा लिया, धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ता जाता है। तो पेंक्रियाज क्या करता है? इंसुलिन सिक्रेट करता है, उसे वापस नॉर्मल पे लेके आता है। ओके, बहुत बार ऐसा भी होता है आपने मीठा कुछ खाया नहीं है तो आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है। इंसुलिन क्या सिक्रेट कर, पेंक्रियाज क्या सिक्रेट करता है? इंसुलिन, वापस उसको बढ़ा देता है। तो इंसुलिन का काम यही है, अगर बढ़ गया तो उसे कम कर देना और कम हो गया तो उसे बढ़ा देना। ओके, और उसकी डेफिशिएंसी क्या कॉज करेगी? डायबिटीज। आ गया समझ में? ओके, नेक्स्ट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। वो सारे ग्लैंड्स जो क्या सिक्रेट करते हैं? जो सिक्रेट करते हैं hormones. These ductless glands, which form a group of tissue or cell, act as the distinct sides of the body known as target organ or target cell. These include glands like pituitary gland, thyroid gland, endocrine gland, and part of the pancreas, adrenal gland, gonads. Gonads मतलब testosterone, example gonads मतलब जो testosterone है, testes हैं और ovaries हैं। Adrenaline hormone is secreted from the adrenal gland directly into the blood and is carried to the different part of the body. It acts on the target organ or specific tissues like heart. तो क्या बोल दिया पता नहीं चला, सुनो। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं जो एक ग्रुप ऑफ टिश्यूज बनाते हैं और जो उनके कारण जो सेल्स होते हैं वो दूसरी जगह पे एक्ट होते हैं एट डिस्टेंट साइड, जिसको टारगेट ऑर्गन बोलते हैं। pituitary gland, thyroid gland, endocrine gland, pancreas, adrenal gland, gonads, etc. उसका एक एग्जांपल भी दिया है एड्रिनलिन। ये याद रखना, पिट्यूटरी इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड विच कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ ऑल अदर ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसलिए जो ये फिगर बना है ना, देखो उसके लिए पिट्यूटरी रखा है और फिर एड्रिनल ग्लैंड है। बट द रीजन इज पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स एवरी अदर ग्लैंड। ओके, ये हमारी नॉर्मल बॉडी है, ये फीमेल बॉडी है और ये मेल बॉडी है। पीनियल ग्लैंड, सी अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए मैं पीनियल ग्लैंड पर डिस्कशन नहीं करना चाहता। बट पीनियल ग्लैंड जिसको हम थर्ड आई बोलते हैं, दो आंखें और तीसरी आंख जो शिव जी की थी, अगर पीनियल ग्लैंड आप कंट्रोल कर लो ना तो आपके अंदर साइकिक एबिलिटी आ रही। साइकिक मतलब यू कैन कम्युनिकेट, टेली कम्युनिकेट बहुत दूर, यू कैन रीड पर्सन माइंड, बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये ट्रूथ है। लेट्स नॉट गो टू दैट, पर आप बोलोगे सर साइंस फिक्शन में चले गए, नहीं इट्स ट्रू। बट अगर नहीं मानोगे तो मैं कुछ नहीं करता। उसके नीचे हाइपोथैलेमस है, उसके एग्जैक्ट नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। देखो मेल और फीमेल में सब जगह पे सेम है एक्सेप्ट एक दो चीजें, वो नीचे आकर हम बता दूंगा। थायराइड ग्लैंड, उसके नीचे पैराथायराइड होता है और उसके नीचे थाइमस होता है, हमें ये दोनों नहीं पढ़ने। फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स किडनी के ऊपर होता है, पैंक्रियास दोनों की जगह सेम होता है। टेस्टिस और ओवरी से अलग है, देखो टेस्टिस होते हैं और ओवरी यूटेरस फीमेल में, ये बस ये अलग है, बाकी सब क्या है? क्लियर हो गया? पक्का? ओके, अब हार्मोनल डिसऑर्डर। देखो कोई भी चीज बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट में ठीक होती है। बॉडी को छोड़ दो, कोई भी चीज कहीं पे और भी पर्टिकुलर अमाउंट में ठीक होती है। ज्यादा भी प्रॉब्लम करेगा, कम भी प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। ऑल हार्मोन सिक्रेटेड इन आवर बॉडी आर रिक्वायर्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट। इवन अ स्लाइटली मोर हाइपर सिक्रेशन और लेस, मोर मतलब हाइपर सिक्रेशन, लेस मतलब हाइपो सिक्रेशन ऑफ एनी हार्मोन्स कैन लीड टू डिफरेंट डिसऑर्डर। सबसे पहला ड्वार्फिज्म हमने देख लिया। डेफिशिएंसी मतलब ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रेट होना, और ये ज्यादातर कब होता है? चाइल्डहुड। दूसरा है गाइगेंटिज्म, हाइपर सिक्रेशन, ज्यादा सिक्रेशन कैन लीड टू द एबनॉर्मल कंडीशन नोन एज एक्सेसिव ग्रोथ और गाइगेंटिज्म। तीसरा गोइटर, iodine in diet is essential for secretion of thyroxine hormone. In case diet is iodine deficient, there occurs a possibility of goiter. आयोडीन की कमी है डाइट में तो गोइटर होगा और नेक पूरी स्वॉल होगा। ठीक है बेटा, लिख लिया? नेक्स्ट, डायबिटीज mellitus occurs when reduced insulin is secreted by beta cells of pancreas. pancreas जो सेल secrete करते हैं उसे बीटा सेल्स बोलते हैं। This leads to sugar accumulation in the body. हमारे बॉडी के अंदर शुगर बढ़ता ही जाएगा।
If it is not secreted in proper amount, the sugar level in the blood rises and may cause many harmful effects. और उसके कारण बहुत harmful effects भी होंगे. People with very high blood level of blood sugar take insulin injection as a treatment. देखो, मान लो मेरी बॉडी में डायबिटीज और मुझे इंसुलिन सिक्रेट ही नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा? इंजेक्शन लेता है. आ गया समझ में? पक्का? ये जो मैंने समझा है वो पहले ही मैंने आपको समझा दिया था, वो अभी यही है, उससे कुछ अलग. और लास्ट एंड फाइनल फीडबैक मैकेनिज्म, ये मोस्ट आईएमपी है, बहुत बार पूछा गया. रेगुलेशन ऑफ हार्मोन सिक्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय मैकेनिज्म कॉल्ड द फीडबैक मैकेनिज्म. जैसे मैंने आपको बताया, देखो डायबिटीज, मैंने कुछ मीठा खा गया. फीडबैक का मतलब क्या होता है कि अगर कुछ चीज हुई उसके बाद आप फीडबैक लेते हो. फीडबैक मतलब वो सब ठीक ठाक तो है. अगर मैंने कुछ बहुत सारा मीठा खा लिया तो मेरी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा. तो क्या होगा? पैंक्रियाज है वो बीटा सेल्स सिक्रेट करेंगे जिसके कारण इंसुलिन सिक्रेट होगा और वापस ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा. कब तक? ये भी तो पता होना चाहिए ना भाई, कब तक वो सिक्रेट करता रहेगा? जब तक जब तक एक लेवल नहीं आ जाता तब तक. जैसे ही जैसे ही लेवल आ गया वो फिर बीटा सेल को सिक्रेट करना बंद कर दो. ठीक है? और अगर बीटा सेल सिक्रेट करता जाएगा तो और रिड्यूस होता जाएगा, तो भी डायबिटीज होगा, लो ब्लड शुगर लेवल का डायबिटीज हो जाएगा. तो ये जो फीडबैक मैकेनिज्म, ओके, ठंडियां जब आती है तब आप गीजर स्टार्ट करते हैं, उसमें कट ऑफ वाले गीजर आते हैं. अभी गर्मी है तो एसी, उसमें कट ऑफ वाले एसी आते हैं कि भाई मान लो अभी टेम्परेचर, आप बाहर से घर पे आए, घर का टेम्परेचर बहुत गर्म है, आप एसी चालू कर रहे हो, 21 पे रख दोगे, धीरे 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 टेम्परेचर 21 पे आ गया. उसके बाद आप क्या करोगे? एसी बंद करोगे ना. वो ऑटोमेटिकली, आजकल के जो मॉडर्न एसीज हैं वो कट ऑफ वाले एसीज होते हैं, ऑटोमेटिकली उसमें क्या होगा? कट ऑफ हो जाएगा. कट ऑफ हो जाएगा मतलब कि भाई 21 टेम्परेचर हो गया, फिर वो अपने आप को बंद कर देगा. फिर देखो एसी बंद हो गया, बाहर का टेम्परेचर तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आफ्टर सम टाइम वापस टेम्परेचर बढ़ गया, एसी चालू होगी, वापस वो 21 पे आ गया तो कट ऑफ कर देगा. इसको क्या बोलते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म. मैंने इंजीनियरिंग में फीडबैक मैकेनिज्म पे ही एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया था, एक बॉयलर बनाया था, ऑटोमेटिक बॉयल करता है और जैसे ही टेम्परेचर रीच हो जाता है तो कट ऑफ हो जाता है, स्विच अपने आप को कट कर देती है. वो एक पूरा प्रोसेस था उसमें. लेट्स नॉट गो टू दैट पार्ट. तो यहाँ पे ऐसा ही होता है, ब्लड शुगर लेवल वापस नॉर्मल आ गया, फिर भी बेटा सेल पेंक्रियास सिक्रेट करता जाएगा इंसुलिन को, तो और कम हो जाएगा, वो भी प्रॉब्लमेटिक है. तो जैसे ही लेवल पे आ गया तो वो सिग्नल भेजेगा. किसको सिग्नल भेजेगा? पैंक्रियास को, भाई बस अभी हो गया, अभी स्टॉप कर दो. तो वो बेटा सेल इंसुलिन का बनाना बंद कर देगा, फिर वो क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा. ओके. It keeps the secretion of hormones regulated. Example: increased blood sugar level are detected by the beta cell of pancreas, which respond by producing more insulin. इंसुलिन और बढ़ाएगा. ठीक है? तो उसके बाद क्या होगा? देखो ये carbohydrate rich meal is taken, glucose level rises in blood, pancreatic beta cell secrete insulin, insulin stimulates the cell to take up the glucose, glucose को ले लेगा और glucose level falls in the blood. अब जैसे ही ब्लड फॉल होता जाएगा, ये जो एरो है ना उसको फीडबैक बोलते हैं. इनहिबिट्स इंसुलिन सिक्रेट, उसको बोलेगा भाई बीटा सेल वो डिटेक्ट करते जाएंगे भाई अब लेवल आ गया, लेवल ओके आ गया लेवल. पैंक्रियास बोलेगा भाई इंसुलिन को अब जो नॉर्मल लेवल पे ही प्रोडक्शन करो, ज्यादा नहीं बढ़ाना है, क्योंकि ज्यादा बढ़ाएगा तो और ब्लड शुगर लेवल कम होता है. मतलब जो नॉर्मल कंडीशन थी वो कर देगा. अब देखो बहुत ही ज्यादा आपने मीठा खा लिया तो उसको लेवल पे लाना है, तो और इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे. अब नॉर्मल आ गया तो फिर उसको बोलेगा ठीक है अब जो नॉर्मल प्रोड्यूस कर रहे थे वैसे ही करो, नॉर्मल इंसुलिन प्रोड्यूस करो ना वैसे ही, अब ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इज अंडर द कंट्रोल. दिस इज व्हाट एक्चुअली फीडबैक मैकेनिज्म इज. ठीक है? आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा. I have tried my best to make you understand this concept. CBSE वालों जिन लोगों ने देखा थैंक यू सो मच, मेरी मेहनत आपने देखी. और गुजरात बोर्ड वालों को भी थैंक यू कि आप नोट्स बनाते रहना, आपको बहुत काम आएगा. ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है. इसके बाद हम एक और साइंस का चैप्टर स्टार्ट करने जाएंगे जिसका नाम है आप सब लोगों का फेवरेट, इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे. बहुत ही बढ़िया वाला चैप्टर है. ठीक है? आपको मज़ा भी आएगा.
ओके, टेक केयर।